जय हिंद साथियों, वेलकम टू सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की कक्षा प्रारंभ हो चुकी है, तो सभी लोग लाइव आ जाएं और सभी को वीडियो को लाइक भी करना है, शेयर भी करना है। ठीक है, आज का अपना जो मॉडल पेपर है वो दूसरा जो मॉडल पेपर है आज का, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो सभी लोगों को वीडियो को लाइक करना है, फिर उसके बाद सभी लोगों को शेयर भी कर देना है। तो फटाफट से उत्तर बताएंगे सभी लोग, है ना। 4 विकल्प हैं, 4 में से एक का चयन आपको करना होता है रोज की तरह। आपका पहला प्रश्न है कि गोवा किस नदी पर अवस्थित है। प्रश्न जो आपका पहला है वो उत्तर बताना है, सभी लोगों को बताना है। सभी को जय हिंद, सभी को गुड इवनिंग। ठीक है, 4 विकल्प के माध्यम से हमें बताना है गोवा किस नदी पर अवस्थित है। नर्मदा नदी, मांडवी नदी, तापी नदी या फिर पेन्नार नदी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा सभी लोगों का, तो जल्दी से बताएं गोवा किस नदी पर अवस्थित है। 4 विकल्प हैं। आप सभी को पता है कि जो नर्मदा नदी है इसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है ना। और ये मध्य प्रदेश में 1077 किलोमीटर बहती है नर्मदा, और मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है। और यहाँ पर पूछा गया है कि गोवा किस नदी पर अवस्थित है, तब आपका उत्तर हो जाएगा बी, यानी कि मांडवी। मांडवी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, जिस प्रकार नर्मदा को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है, उसी प्रकार मांडवा को गोवा की जीवन रेखा कहा जाता है। तब आपका विकल्प नंबर जो बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, बी नंबर याद रखना है आप सभी को। भारत में अलवण जल की सबसे बड़ी झील कौन सी है। प्रश्न क्रमांक 2 और उत्तर बताना है डल झील, भीमताल झील, बुलर झील या फिर नैनीताल झील। तो 2 का उत्तर क्या होगा, भारत में अलवण जल की सबसे बड़ी झील कौन सी मानी जाती है। 4 विकल्प में से एक का चयन करेंगे सभी लोग, कौन सा उत्तर आपका हो जाएगा। तो सभी लोग बताएंगे, 4 विकल्प हैं आपके सामने, 4 में से सभी लोग चयन कर रहे हैं कि भारत में अलवण जल की जो सबसे बड़ी झील मानी जाती है वो मानी जाती है कौन सी झील। जल्दी से बताएं सभी लोग, गलत आंसर नहीं देना है। तब आपका जो आंसर हो जाएगा, आंसर यानी कि इस प्रकार से भी पूछा जाता है आपसे, अगर पूछा जाएगा कि मीठे पानी की, है ना, सबसे बड़ी झील कौन सी है, तब भी आपका उत्तर होता है बुलर झील, है ना। और अलवण जल की सबसे बड़ी झील जो है वो बुलर झील मानी जाती है। तो 2 तरह से आपके प्रश्न जो है पूछ लिए जाते हैं। तो सी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, सी नंबर। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में, हमें बताना है। ये बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान बताना है ना। और इससे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो कौन सा राष्ट्रीय उद्यान 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है, ये भी पूछा जाता है। मध्य प्रदेश में सफेद शेरों के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान जाना जाता है, तब आपको बताना है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है। तो किसी भी साथी का प्रश्न जो है गलत नहीं होनी चाहिए। तब आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कि जो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है ये सफेद शेरों के लिए जाना जाता है और ये मध्य प्रदेश में है। ठीक है, और ये 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, ये भी सभी लोगों को याद रख लेना है। बी नंबर आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्रोटोजोआ जनित रोग है। प्रोटोजोआ जनित रोग कौन सा है। हाथी पांव है, ओरिएंटल सोरस है, नींद की बीमारी है या फिर काला अजार है। तब आपको बताना है, 4 विकल्पों में से चयन करना है, सभी लोग करेंगे। क्या हो जाएगा, प्रोटोजोआ जनित रोग हमें बताना है। आपका राइट आंसर क्या होगा, प्रश्न क्रमांक 4 है और 4 का राइट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तब आपका जो राइट आंसर होगा साथियों वो हो जाएगा विकल्प नंबर ए, यानी कि जो हाथी पांव है ये प्रोटोजोआ जनित रोग माना जाता है। ए नंबर आपका सही हो जाएगा। हाथी पांव रोग आपने देखा होगा, है ना, जो ठीक है, तो ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है, हाथी पांव ये प्रोटोजोआ जनित रोग है। तो ए नंबर जिन्होंने बताया उनका आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, एलिफेंटोइएसिस इसका नाम है। ठीक है, और ये जो होता है वो होता है किसके कारण, ब्यूचेरिया बैनक्रोफ्टी, है ना, इसके कारण होता है। तो ये सभी को जान लेना है। ठीक है, कि ये जो है आपका ए नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, पूर्वी भारत के सुंदरबन एक उदाहरण है, तो किस चीज का उदाहरण है, सभी लोग बताएंगे।
देखो यहां पर देखो, हाँ, तो यहां पर एक मिस्टेक है इस क्वेश्चन में। आपने जो पढ़ा है कि यहां पर उत्तर था नहीं है, क्या था, नहीं है। तो नहीं है तो हाथी पांव नहीं, ये बैक्टीरिया जनित है, मतलब इसका जो है वो बैक्टीरिया होता है, तो ए नंबर इसका सही होगा, है ना। तो बाकी ओरिएंटल सोरस, नींद की बीमारी, कालाजे जो है प्रोटोजोआ जनित होते हैं, और यहां पर नहीं है पूछा था, तो हाथी पांव इसका सही हो जाएगा, ये बैक्टीरिया हो जाता है, ठीक है, बैक्टीरिया जनित है हाथी पांव, 4 नंबर। पूर्वी भारत के सुंदरबन एक उदाहरण है, तो किसका उदाहरण है तब हमें बताना है। प्रश्न क्रमांक 5 का उत्तर बताएंगे, सभी लोग बताएंगे क्या हो जाएगा, उत्तर क्या होगा। तो प्रश्न क्रमांक 5 का उत्तर आप होगा, सभी को पता है कि ये मैंग्रोव पारिस्थितिक तंत्र के लिए जाना जाता है, और बी नंबर आपका सही हो जाएगा, बी नंबर, ठीक है, बी नंबर याद रख लेना है। और जब पारिस्थितिक शब्द की बात आती है कि पारिस्थितिक शब्द का सर्वप्रथम प्रतिपादन किसने किया है, तो याद आपको रखना है कि सबसे पहले बात आती है रिटर साहब ने किया सबसे पहले, है ना। और सबसे जो है विस्तृत जो अध्ययन किया है, परिभाषित किया है पारिस्थितिकों को, वो हैकेल साहब ने किया है। तो ये चीज भी आपको याद रखनी है कि 1869 में रिटर साहब ने पारिस्थितिक तंत्र को प्रतिपादित किया, पारिस्थितिक तंत्र, है ना। उसके बाद जो है व्यवस्थित रूप से जो परिभाषित करने वाले हैं वो हैकेल साहब हैं, ये चीज भी आपको याद रखनी है। रेडियोधर्मी मोट्रोनीटम 90 से होता है तो क्या होता है, मस्तिष्क कैंसर, त्वचा कैंसर, फेफड़ों का कैंसर या फिर हड्डी का कैंसर। तब 4 विकल्प है। प्रश्न क्रमांक 6, मस्तिष्क का कैंसर होता है। रेडियोधर्मी स्ट्रोनीटस 90 से क्या होता है, सभी लोग आंसर बताएंगे। प्रश्न क्रमांक 6 का आंसर हमें बताना है, और 6 का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, रेडियोधर्मी स्ट्रोनीटम 90 से होता है तो कौन सा होता है, जल्दी से बताएं। तो सभी लोगों ने बिल्कुल राइट आंसर बताया है, क्या बताया है, त्वचा कैंसर, त्वचा कैंसर, यानी कि बी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। जिन्होंने भी बी बताया उनका आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है, त्वचा कैंसर होता है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारतीय भूक्षेत्र से नहीं निकलती, तो गंगा, महानदी, ब्रह्मपुत्र या फिर सतलज। तो कौन सी नदी है जो भारतीय भूक्षेत्र से नहीं निकलती है, प्रश्न क्रमांक 7 का उत्तर हमें बताना है। सभी लोग बताएंगे 4 विकल्प के माध्यम से, आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कौन सी नदी भारतीय भूक्षेत्र से नहीं निकलती है, गंगा है, महानदी, ब्रह्मपुत्र या फिर सतलज। तो प्रश्न क्रमांक 7 है, और 7 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र। ये जो नदी है वो भारतीय भूक्षेत्र से नहीं निकलती, और सी नंबर आपका सही होगा यहां पर, सी नंबर, ठीक है। हाँ, अब आपको बताना है जीन बैंकों में पादप पौधा जीन पदार्थों को तरल नाइट्रोजन में 196 अंश सेंटीग्रेड तापमान, थोड़ा सा आप पढ़ लेना। नेक्स्ट यहां पर आपका दिया है, क्या दिया है, पर किस रूप में सुरक्षित किया जाता है ना। तो आपको बताना है प्रश्न क्रमांक 8 का आंसर। 4 विकल्प हैं आपके सामने। प्रश्न क्रमांक 8 जो है वो क्या कह रहा है कि जीन बैंकों में पादप पौधा जीन पदार्थों को तरल नाइट्रोजन में 196 अंश सेंटीग्रेड तापमान पर किस रूप में सुरक्षित किया जाता है। तब आपके 4 विकल्प हैं, 4 में से एक का उत्तर बताना है। अंकुरण तथा विभोज्य योतक रूप में, वयस्क तथा विभाज्य योतक रूप में, अवयस्क बीज उच्च नमी या पके फल के रूप में। तब हमें बताना है, प्रश्न क्रमांक है अपना 8, और 8 का जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा। तब अधिकांश लोग जो बता रहे हैं प्रश्न क्रमांक 8 का वो ए बता रहे हैं, लेकिन आपका उत्तर होगा सुरक्षित किया जाता है तो वो वयस्क विभाज्य योतक रूप में, बी नंबर आपका यहां पर सही हो जाएगा, ठीक है। जीन बैंकों में पादप जीनों का जो तरल है ना, वो 196 अंश सेंटीग्रेड नाइट्रोजन में पर वयस्क विभाज्य योतक जो है के रूप में सुरक्षित किया जाता है। तो बी नंबर आपका सही हो जाएगा, बी नंबर, ठीक है। हाँ, थोड़ा सा अलग प्रश्न है, चूंकि प्रश्न वहां पर है और विकल्प यहां पर है, इसलिए थोड़ा सा अलग है। निम्न में से कौन सा एक अभाव से होने वाला रोग है, जल्दी से बताओ, अभाव से होने वाला रोग कौन सा है, दमा, पीलिया, स्कर्वी या फिर कैंसर। प्रश्न क्रमांक 9 का उत्तर बताना है।
तो आपको बताना है, सभी लोग बताएंगे विटामिन, विटामिन रख लो यहां पर कि कौन सा, जल्दी से बताओ कौन सा एक ऐसा रोग है जो विटामिन के अभाव से होता है, सभी लोग बताएंगे। तो कौन सा होता है ना, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक जो रोग होता है, और सी विकल्प ही सही है ना। एस्कॉर्बिक जो होता है, विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक होता है, और एस्कॉर्बिक यानी कि विटामिन सी के अभाव से होता है स्कर्वी रोग, यानी कि सी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। निम्नलिखित में से किसे प्रथम राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया? प्रथम राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से सचिन तेंदुलकर, विश्वनाथन आनंद, गीता सेठी, गीत सेठी या फिर सुनील गावस्कर। प्रश्न क्रमांक 10 का आंसर बताना है, निम्न में से किसे प्रथम राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया था? तो जल्दी से बताएंगे, तब आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल राइट है, 1991-92 में ये दिया गया था सर्वप्रथम विश्वनाथन आनंद साहब को, यानी कि बी नंबर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, इन्हें सर्वप्रथम राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया विश्वनाथन आनंद को, कब? 1991-92 में। ठीक है, तो बी नंबर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यहां पर। अगला क्वेश्चन है, पाक जलडरू मध्य किनको अलग करता है? भारत और पाकिस्तान को, भारत और बर्मा को, भारत और श्रीलंका को, भारत और अफगानिस्तान को। तो पाक जलडमरू मध्य बताना है ये किसको अलग करता है। तो प्रश्न क्रमांक 11 और 11 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? पाक जलडमरू मध्य। बहुत बढ़िया आंसर आपका 11 का सही है। भारत और श्रीलंका को, भारत और श्रीलंका को जो अलग करता है वो करता है पाक जलडमरू मध्य, यानी कि जो विकल्प नंबर आपका सी है वो बिल्कुल राइट आंसर होगा सी नंबर का। ठीक है, बहुत बढ़िया, सी नंबर आपका सही है। तेल किसकी सहायक नदी है? तेल ताप्ती की, महानदी की, गोदावरी या फिर यमुना की। तो तेल बताना है ये किसकी सहायक नदी है। 4 विकल्प हैं, प्रश्न क्रमांक 12 है, और तेल बताएं किसका तेल निकल रहा है यहां पर, तो जल्दी बताएं, सभी को बताना है तेल किसकी सहायक नदी नहीं नदी है, किसकी सहायक नदी है। तो जल्दी से बताएं, 4 विकल्प हैं, और आपको पता होगा कि मिट्टी से बना हुआ सबसे बड़ा जो बांध है वो कौन सा है? हीराकुंड बांध है। हीराकुंड बांध, और ये उड़ीसा में है ना, सबसे लंबा बांध है हीराकुंड, और ये उड़ीसा में है। कौन सी नदी पर बना है? महानदी पर बना है। और जो तेल जो नदी है वो महानदी की सहायक नदी है। तो बी नंबर आपका सही हो जाएगा। बी नंबर जिन्होंने बताया है उनका आंसर बिल्कुल सही है, बी नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते। कुछ विषाणुओं में आरएनए होता है किंतु डीएनए नहीं, यह क्या दर्शाता है? जल्दी से बताएं, आरएनए होता है किंतु डीएनए नहीं, यह क्या दर्शाता है? ऐसे विषाणु प्रतिलिपि नहीं बनाते, ऐसे विषाणुओं में कोई आनुवांशिकी संकेत नहीं होते, ऐसे विषाणुओं में आनुवांशिकी संकेत आरएनए देते हैं, या फिर आपका 3 में से उत्तर बता दें कि आरएनए, कुछ विषाणुओं में आरएनए होता है और किंतु डीएनए नहीं होता, यह क्या दर्शाता है? तो 4 विकल्प हैं, 3 विकल्प हैं आपके सामने, 3 में से ही उत्तर बताना है। 13 का उत्तर, तब आपका बिल्कुल राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? विकल्प नंबर सी। सी यानी कि ऐसे विषाणुओं में आनुवांशिकी संकेत आरएनए देते हैं, आरएनए देते हैं। आनुवांशिकी संकेत कौन देते हैं? आरएनए, यानी कि विकल्प नंबर सी आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, सी नंबर जिन्होंने बताया उनका आंसर बिल्कुल प्लस है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी के मार्ग में पाया जाता है? कृष्णा, कावेरी, गोदावरी या फिर महानदी। प्रश्न क्रमांक 14 और 14 का राइट आंसर हमें बताना है कि जो शिव समुद्रम जलप्रपात है वो किस नदी के मार्ग में पाया जाता है। जल्दी से बताएंगे, सभी को पता है। और जो गोदावरी नदी है ये दक्षिण की गंगा भी इसे कहा जाता है, गोदावरी नदी को, और ये नासिक के निकट से त्र्यंबक पहाड़ी से निकलती है। सभी लोगों को पता है गोदावरी के बारे में, है ना। और आपको बताना है फिर कि शिव समुद्रम जो जलप्रपात है, प्रश्न क्रमांक 14 का उत्तर वो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कावेरी। कावेरी यानी कि सी नंबर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, कावेरी। और मेट्टूर बांध, मेट्टूर बांध भी बना है कावेरी नदी पर। आपसे कभी पूछा जाए कि मेट्टूर बांध किस नदी पर बना है, तो ये कावेरी पर है। और शिव समुद्रम जलप्रपात भी कावेरी नदी
कि जो है मार्ग में पाया जाता है। सी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है बुल्स आई का प्रयोग किस खेल में होता है? बुल्स आई का प्रयोग मुक्केबाजी, बास्केटबॉल, पोलो या फिर निशानेबाजी में। तो 15 का उत्तर बताना है, तब आंसर क्या हो जाएगा आपका? बुल्स आई का प्रयोग किस खेल में होता है? तो 15 का आपको उत्तर बताना है। तो जल्दी से बताएं। अगर आप कहीं निशाना लगा रहे हैं, है ना, तो किसके सहारे लगाते हैं? जल्दी से बताना है। बुल्स आई का जो प्रयोग होता है वो किस खेल में होता है? तब आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा निशानेबाजी, यानी कि जो विकल्प नंबर आपका डी है वो बिल्कुल सही होगा, निशानेबाजी में। ठीक है, डी नंबर आपका सही हो जाएगा, बहानेबाजी में नहीं, निशानेबाजी में, डी नंबर। किस वर्ष बाघ कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी? बाघ कार्यक्रम प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब की गई? 1994, 1973, 75 या फिर 1971 में। तो 16 का आंसर सभी लोगों को बताना है। प्रश्न क्रमांक 16 का आंसर क्या हो जाएगा? राइट बताना है, तब आपका बिल्कुल सही है ना, बी नंबर आपका सही है। बाघों को सुरक्षित रखने के लिए ये योजना प्रारंभ की गई। अगला क्वेश्चन देखो, फियोफाइसी के सदस्य सामान्यतः कैसे होते हैं? फियोफाइसी के सदस्य कैसे होते हैं? हरे होते हैं, भूरे होते हैं, लाल होते हैं या फिर पीले होते हैं? तो प्रश्न क्रमांक अपना है 17 और 17 का उत्तर हमें बताना है। तो फियोफाइसी के सदस्य सामान्यतः कैसे होते हैं? प्रश्न क्रमांक 17 का सभी लोग बताएंगे। 4 विकल्प हैं, 4 में से एक का चयन करना है। प्रश्न क्रमांक 17 और 17 का सभी लोग उत्तर बताएंगे। तो फियोफाइसेस मतलब समुद्री खरपतवार, समुद्री खरपतवार होती है एक प्रकार की, और इसमें जो पाए जाते हैं वो भूरे रंग के शैवाल पाए जाते हैं, भूरे रंग के शैवाल, है ना। तो बी नंबर आपका सही है। फियोफाइसी के सदस्य सामान्यतः होते भूरे रंग के, और बी नंबर आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रदूषक जो नीचे जाते हुए भूमिगत जल के साथ नीचे की ओर गति करते हैं क्या कहलाते हैं? प्रदूषक जो नीचे जाते हुए भूमिगत जल के साथ नीचे की ओर गति करते हैं क्या कहलाते हैं? लीचेट्स, है ना, पॉल्यूटेट्स, आर्थिटेट्स या फिर परकालेट्स। तो जल्दी से आराम से पढ़ना है सभी को। प्रश्न क्रमांक 18 का, प्रश्न क्रमांक 18 है और 18 का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तब आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, यानी कि लीचेट्स। लीचेट्स आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 18 का ए हो जाएगा लीचेट्स। घुलित मिश्रित विलायक के साथ भूमिगत जो है जाते हैं। तो ए नंबर आपका राइट होगा। जिन्होंने भी ए बताया उनका आंसर बिल्कुल सही है, निछालितिक। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से भारत के किस राज्य में कामाख्या मंदिर स्थित है? कामाख्या मंदिर बताना है सभी लोगों को। तो प्रश्न क्रमांक 19 का आंसर हमें बताना है। 19 का आंसर बताना है, 19, प्रश्न क्रमांक 19 का सभी लोग आंसर बताएंगे। तो कामाख्या मंदिर कहां पर है? एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, सबरीमाला मंदिर, सबरीमाला मंदिर जो है एक किस अभ्यारण्य में है? एक क्वेश्चन भी आप लोगों को पता होनी चाहिए, है ना, पेरियार अभ्यारण्य में है। ये आपका पर्यावरण से रिलेटेड भी है। और कामाख्या मंदिर आपका 19 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, यानी कि ए है कहां पर? असम में, असम में है, यानी कि डी नंबर आपका सही होगा। और सबरीमाला मंदिर ये पेरियार अभ्यारण्य में है, पेरियार अभ्यारण्य में स्थित है। और ये कहां पर है? केरल। ये चीज भी याद रख लेना। ये सबरीमाला मंदिर अभी करंट में रहा है, ये पूछा भी गया है कि ये सबरीमाला मंदिर कहां पर है? तो केरल में है, केरल के पेरियार अभ्यारण्य में है ना। पुरी की रथ यात्रा किसके उपलक्ष्य में आयोजित की जाती है? भगवान राम, भगवान जगन्नाथ, भगवान शिव या फिर भगवान विष्णु? पुरी की रथ यात्रा किसके उपलक्ष्य में जो है आयोजित की जाती है? तो प्रश्न क्रमांक 20 का आंसर सभी लोग बताएंगे। तब आपका जो प्रश्न क्रमांक 20 है और 20 का राइट आंसर हो जाएगा क्या? ये भगवान जगन्नाथ पुरी की बात आती है तो ये भगवान जगन्नाथ से संबंधित है, बी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन प्रदूषण का कारण नहीं है? प्रदूषण का कारण नहीं है बताना है। पेट्रोल का जलना, सौर ऊर्जा का प्रयोग, रबड़ का जलना या फिर उपरोक्त सभी। प्रदूषण का कारण नहीं है तो कौन सा नहीं है? 4 विकल्पों में से एक का चयन सभी लोग करेंगे। 21 का आंसर हमें बताना है प्रदूषण का कारण कौन सा नहीं है। तब सभी लोगों को पता है 21 का आंसर सभी लोग बिल्कुल एक साथ बताएंगे कि उत्तर क्या हो जाएगा। तो बहुत बढ़िया आंसर, सौर ऊर्जा का प्रयोग, ये जो है प्रदूषण का कारण नहीं होता और बी नंबर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है, बी नंबर। ठीक है। वायु की आर्द्रता किस पर निर्भर करती है? तापमान पर, स्थान पर, मौसम पर या उपर्युक्त सभी पर? वायु की आर्द्रता आपको बतानी है। वायु की आर्द्रता किस पर निर्भर करती है? प्रश्न क्रमांक 22, वो 22 का आंसर बताना है। सभी लोग बताएंगे। वायु की जो आर्द्रता है 22 का आंसर, और 22 का जो आपका राइट आंसर होगा, देखो जो वायु की आर्द्रता है वो तापमान पर भी निर्भर करती है, स्थान पर भी करती है और मौसम पर भी करती है, यानी कि जो विकल्प नंबर आपका डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, डी नंबर जिन्होंने बताया है उनका आंसर बिल्कुल सही है। और आप लोग लाइक जरूर किया करें वीडियो को। भारत में नए राज्यों का निर्माण किसके द्वारा संपन्न किया जाता है? अब 23 का आंसर बताना है जल्दी से। 23 का हमें उत्तर बताना है। भारत में नए राज्यों का निर्माण किसके द्वारा संपन्न किया जाता है? तो आपका राइट आंसर क्या होगा 23 का? तो अधिकांश लोगों ने बिल्कुल सही बताया है कि साधारण बहुमत से, है ना। बी नंबर आपका सही होगा यहां पर, बी नंबर। अगला क्वेश्चन, राज्य सूची के विषय पर संसद को कानून बनाने की शक्ति खालिस्तान में होती है तो किसमें? रक्षा मंत्रालय में, प्रधानमंत्री कार्यालय, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय में या फिर राज्यसभा में? तो राज्य सूची के विषय पर संसद को कानून बनाने की जो शक्ति होती है 24 का आंसर बताना है। और अधिकांश लोग जो 24 का आंसर बता रहे हैं वो बता रहे हैं कि राज्य सूची में राज्यसभा, यानी कि विकल्प नंबर डी यहां पर आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, डी नंबर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कुछ संविधान की प्रश्न भी इसमें मिश्रित किए गए हैं। कुल मिलाकर उड़ीसा में संसदीय राज्यसभा की सीटें हैं तो कितनी हैं? और एमपी में भी बता देना कि जो लोकसभा की सीटें एमपी में लोकसभा की कितनी हैं और राज्यसभा की कितनी हैं? तो 25 का आंसर क्या हो जाएगा? 25 का सभी लोगों ने जो उत्तर बता दिया है, क्या बता दिया है? सी, यानी कि 10 आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही बता रहे हैं सभी लोग। भारत में किस तरह के संघवाद को देखा जाता है? किस तरह के संघवाद को देखा जाता है? 26 का आंसर बताना है। देखो 26 की अगर आप बात करते हैं यहां पर कि उड़ीसा की बात आती है तो उड़ीसा में हमें 3-4 चीजें याद रखनी है। एक तो भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा में है। ठीक है, नंदनकानन राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा में है, नंदनकानन उड़ीसा में है, और चिल्का झील आपकी उड़ीसा में है, पर्यावरण से संबंधित आपकी होगी, है ना। लेगून झील मानी जाती है, तटीय झील मानी जाती है, ये जो है उड़ीसा में। तो ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, और किस तरह के संघवाद को देखा जाता है? तो 26 का राइट आंसर जो आपका हो जाएगा एकजुट संघवाद, यानी कि बी नंबर आपका सही होगा। ट्वेंटी 27 का बताना है, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में वर्णित भारतीय रिबैंक खालिस्तान सूची का विषय है तो जल्दी से बताएं। भारतीय रिबैंक खालिस्तान सूची का विषय है तो किस सूची का है? 27 का संघ सूची, राज्य सूची, वैश्विक या फिर समवर्ती सूची? तब 27 का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा संघ सूची। संघ सूची का विषय है, किसका है? संघ सूची का विषय है। तो थोड़ा सा अगर आप लोग जल्दी आएंगे तो हम और भी कुछ पढ़ेंगे। भारतीय संविधान में किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत सभी व्यक्तियों को देश के कानून द्वारा समान संरक्षण दिया जाएगा? तो कौन से किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत सभी व्यक्तियों को देश के कानून द्वारा समान संरक्षण दिया जाएगा? तब 28 का हमें उत्तर बताना है। और 28 का जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? कौन से अधिकार के द्वारा बताना है? समता, स्वतंत्रता, शोषण या फिर धर्म की स्वतंत्रता? तो 28 का आपका राइट आंसर होगा समता का अधिकार। समता का अधिकार, यानी कि विकल्प नंबर ए इसका सही होगा।
है ना, बेसिक जानकारी यहां पर आपको रखना है, समता का अधिकार सही हो जाएगा ए नंबर का। अब अगला क्वेश्चन आपके लिए है, छात्रों को पर्यावरण अध्ययन की सभी शाखाओं को एक साथ पढ़ाने हेतु निम्न में से कौन सा उपागम श्रेष्ठ है? तो जल्दी से बताएं, 4 विकल्प हैं उपागम के बारे में बताना है। तो आपका पहला उपागम है चक्राकार उपागम, अध्यापक केंद्रित उपागम, एकीकृत उपागम या फिर स्व अनुदेशन उपागम। तब हमें प्रश्न क्रमांक 29 का उत्तर बताना है। छात्रों को पर्यावरण अध्ययन की सभी शाखाओं को एक साथ पढ़ाने हेतु निम्न में से कौन सा उपागम श्रेष्ठ है? 29 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? तब आपका जो राइट आंसर हो जाएगा 29 का हो जाएगा कौन सा? सी वाला। सी जिन्होंने बताया है एकीकृत उपागम आपका सही होगा 29 का। छात्रों को पर्यावरण अध्ययन की सभी शाखाओं को एक साथ पढ़ाने हेतु निम्न में से कौन सा उपागम श्रेष्ठ है? तो एकीकृत उपागम, यानी कि सी नंबर जिन्होंने बताया उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा सी वालों का। प्राथमिक विद्यालय में विज्ञान संग्रहालय बनाने का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है, तो क्या होता है? प्राथमिक विद्यालय में विज्ञान संग्रहालय बनाने का महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या होता है? पाठों को शीघ्रतापूर्वक दोहराने के अवसर देना, व्यक्तिगत शिक्षा के अवसर प्रदान करना, छात्रों में अवलोकन तथा संग्रह करने की आदत डालना, या फिर विज्ञान अध्यापन में धन की बचत करना। तो प्राथमिक विद्यालय में विज्ञान संग्रहालय बनाने का सबसे प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? तो 4 विकल्प है, 4 में से एक का चयन करना। और इसमें 2-3 क्वेश्चन आपके पेडागोजी के रहते हैं, 2-3 क्वेश्चन आपके रहते हैं संविधान के, तो उनको भी, संविधान वालों को भी अपन को झेलना है। प्राथमिक विद्यालय में विज्ञान संग्रहालय बनाने का जो सबसे प्रमुख उद्देश्य होता है वो होता है छात्रों में अवलोकन तथा संग्रह करने की आदत डालना। सी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पर। सी नंबर आपको सभी को वीडियो को लाइक जरूर करना है। जितेंद्र जी, पंकज जी, सोनम जी, नेहा जी, किरण जी, आदित्य जी, कुलदीप, सोना जी, मुकेश जी, पुष्पेंद्र जी, ठीक है, एम के जी, अतुल जी, रोहित जी, नीरज जी और प्रीति जी और यशिका, लकी जी, अंजना जी, दीपिका जी, जितेंद्र, पंकज, पुष्पेंद्र जी, सौम्या जी, मनीषा जी, सभी लोगों को वीडियो को लाइक जरूर करना है। ये 30 प्रश्नों का अपना रोज टेस्ट होता है शाम को 6:30 बजे। अनुराधा जी, नीरज जी, गोपाल जी, सूरज जी, ठीक है, बहुत बढ़िया। और राम जी, अनामिका जी, अंजलि जी, सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे, सभी को शेयर भी करना है। बंटी मिश्रा जी, नेक्स्ट क्लास 7:15 पर अपनी होगी, ठीक है, 7:15 बाल विकास की क्लास होगी। अंजना जी, अतुल, दीपिका और भावना पांडे, गोपाल जी, श्री कृष्ण जी, सदाराम, संजय, आशीष, नीरज, पूजा, अनिल, पिंकी जी और स्मृता जी, ठीक है, सभी को धन्यवाद। रोहित घोषी जी, प्रगति रावत, जितेंद्र जी, अनुराधा जी और सरिता रावत जी, अतुल यादव जी, पंकज जी, मनीषा जी, अनिल जी, आशीष जी, किरण जी और यशिका जी, पुष्पेंद्र अहरवाल, लकी और ब्रजेंद्र जी, गोपाल जी, सोना ठाकुर, अनिल जी, आशीष जी, अंकिता दुबे और विनोद जी, राजा जी, बार क्लब, अनुराग जी, आशीष पटेल जी, विशाल सिंह जी, रीना कुमारी, मनीषा, कुलदीप, आशीष, अनामिका जी, सभी को धन्यवाद। सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, ठीक है। रामकिशन और हेमा राजपूत जी, अतुल यादव जी, गोपाल जी, राखी, जितेंद्र जी, रजनी जी, एम के, आशीष जी, है ना, नीरज कुमार जी, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो आपको याद रख लेना है मनीषा जी, नेहा जी, आशीष जी और गोपाल शर्मा जी, जसवंत जी, ठीक है, हाँ, जसवंत जी, बंटू जी, रजनी जी, सुभा जी, सुधा जी, विनोद जी, विशाल जी और शिशुपाल जी, अनामिका जी, बार क्लब जी, सभी को धन्यवाद। सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। और अगली क्लास अपनी 7:15 पर बाल विकास की होने वाली है, ठीक है। प्रीति मिश्रा, मोहन जी, अनामिका जी, सभी को धन्यवाद। क्लास होगी 7:15 पर बाल विकास की क्लास, तो वो भी अटेंड कर सकते हैं। सभी लोगों को लाइक करना है। आज की वीडियो के लिए अनिल जी, ब्रजेंद्र, नेहा जी, सभी को जय हिंद।